अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, आइए आपको लिए चलते हैं मुबश्शिर साहब के घर, जहाँ आज एक बार फिर दोस्तों की महफिल सजी है। ओ यार चाय तो पी लो ना कम से कम। नहीं नहीं कोई बात नहीं है सी भाईजान। वैसे ये मैं हैरान हो रहा हूँ कि क्यों तुम इनकार कर रहे हो, जिंदगी में खाने पीने से इनकार। ये मेरा ख्याल है कोई घर में तुम कैलेंडर पुठा तो नहीं टांग बैठे। थोड़ी देर पहले मैं पी कर आया हूँ मुबश्शिर साहब। यार 5-6 मिनट हो गए हुए हैं, क्या करते हो? यार छोड़ दो, पी लो चाय। और तैमूर। जी डैडी। ओ बेटा, मैं इधर बैठा हुआ हूँ, कुर्सी पे किस बदरू को डैडी कह रहे हो? सॉरी डैडी, वो मेरा ध्यान गेम की तरफ था। सिर्फ ध्यान ही नहीं, तुम्हारा दिमाग भी गायब है इस वक्त। वो सामने लियाकत चाचू बैठे हुए हैं, उसको भी नहीं सलाम की तुमने। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा। सॉरी अंकल, आप मुझे नजर नहीं आए। लो, वो तुम्हें लियाकत चाचू नहीं नजर आए? कुछ खुदा का खौफ खाओ, ये तो धुंध में भी 1.5 किलोमीटर दूर से नजर आ जाते हैं। बल्कि जब ये नजर आए तो बाकी सारी चीजें गायब हो जाती हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे तूड़ी वाला बड़ा ट्राला आ रहा हो तो उसके पीछे से सारी चीजें गायब हो जाती हैं। सॉरी करो। सॉरी अंकल। और छड़ दे यार, इन्हें तो इंज ही लगे रहना है। नहीं यार, ये हैरानगी वाली बात है कि तुम उसकी नजरों से गायब हो। हो इतनी स्मोक है कि हर चीज गायब है। लियाकत क्या हाल है? ठीक मलिक साहब ठीक हो? आओ जी मुबश्शिर। बैठो। यार इतनी स्मोक, बहुत सत्यानाश हुआ है हर चीज का। हो कोई चीज नजर आ ही नहीं रही। ओए बाहर तार पे जो कपड़े टांगे हुए थे सूखने के लिए, उन पे कालक जमी हुई है। तैमूर बेटा, तुम यकीन नहीं करोगे, चंद साल पहले तक मेरा मैदे की तरह रंग था। स्मोक ही इतनी है, वो बाइक चला चला के सत्यानाश हो गया है। इतनी स्मोक। मेरा ख्याल है ये उन दिनों की बात है जब मैं तैमूर जितना स्मार्ट होता था। ऐसे माफ करना, क्यों दोनों ही तुम बकवास कर रहे हो? तो जा बेटे चाय लेके आ। जी डैडी। और बात सुनो, वो चाय का मैं उसे मीरब को कहता हूँ तुम जाके बाजार से बिस्कुट लेके आओ। जा मेरा बेटा। जी ठीक। ओ बेटा, जी। मोबाइल जेब में डालो, वो गली की नुक्कड़ वाले गटर का ढक्कन गायब है। ऐसा ना हो तुम वहां से गुजरो और तुम्हें काकरोच अगवा करके ले जाए। भाई अगवा की वारदातें तो वाकई बढ़ती जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। यार कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या बनेगा। इसी दुख से मैं तो वापस जर्मनी जा रहा हूँ। क्या हाल है माइयों? बेफिक्र रहो माइयों, कोई तुम्हें अगवा नहीं करता। बल्कि अगर कोई अगवाकार आया भी ना इस नीयत से तुम्हारे पास, तो तुम्हारी शक्ल देख के कोई 150 तुम्हें दे के ही जाएगा। ओ यार, मैं तुम्हें शक्ल से फकीर नजर आता हूँ। नहीं, शक्ल से तो तुम बिलगेट लगते हो, बालों से फकीर लगते हो। और यार शक्ल और बालों को छोड़ो, बंदे को जिस्म से खाते पीते घर का नजर आना चाहिए। मलक, डबल डेकर तो तुम पहले ही थे, ये डेयरी फार्म के बिजनेस ने तुम्हें मजीद मोटा कर दिया है। अब बंदे को खुश खुराक होना चाहिए। आहो, खुश खुराक होना चाहिए ना, तुम तो खुद खुश खुराक हो। इसकी खुदकुशी की वजह से दोस्त इसको शादी पे नहीं बुलाते। सिर्फ खुराक की वजह से नहीं, याद करो ना जब असलम की शादी पे हमारे साथ गया था, तो सलामी देने के लिए स्टेज पे चढ़ा है, तो दूल्हे वाला स्टेज ही सारा नीचे गिर गया। वो तो भूल ही गए थे अपना। बल्कि उसके बाद सारे दोस्त उसे कहना शुरू हो गए थे, ओ आया स्टेज तोड़ू। तुम्हें याद होगा जब ये गिरा है तो इससे उठा ही नहीं जा रहा था। वो असलम के अब्बू कह रहे थे, वो यार स्टेज तो बना लेंगे, इसको तो उठाओ पहले। इसके स्टेज तोड़ने की वजह से जब ये दूसरी शादियों में जाते थे, लोग कहते थे सलामी उसकी कुर्सी से पकड़ लो यार। अस्सलामुअलैकुम जनाब। वालेकुम सलाम बहादुर जी। वाह जनाब, सबसे माजरत भाई, एक दोस्त के बेटे की शादी पे गया था यार, वो वहीं लेट हो गया मैं। ये कहने वाली कौन सी बात है, बट हमेशा शादी पे जाते जल्दी हैं और आते लेट हैं। वैसे मुबश्शिर है, दोस्त तो इनके सारे इधर बैठे हैं। ये कौन सा दोस्त निकला है जिसके बेटे की शादी थी? और साउथ अफ्रीका होता था मेरे साथ, अब वो भी इधर ही आ गया।
ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ। हाय। एक मैं ही जवान हूँ, आप ओल्ड एज लोगों में। वो मेरे बच्चे छोटे छोटे ना अभी। बच्चे तो इसलिए छोटे छोटे रह गए हैं कि तुमने शादी लेट की है। और रिश्ते तो बहुत आए थे माइयों, मैंने हाँ लेट की है। याद है मुझे, डरता था बेचारा बड़ा, कहंदा यार किधरे ब्याह दे बहाने मैनू सद के मारन ही ना। देख सुखी सी मैं अपने ब्याह तो देख सुखी सी। मुझे एक दफा कहता है दरबार देख देने जाना है। अच्छा। मैं क्या खैर है को अल्लाह ना करे को बीमार ने बुजुर्ग या कहते नहीं यार तेनू दसांगा उत्थे देग वंड दिया मैनू कंन च किया सु। अच्छा। कहते यार रिश्ता ही नहीं कोई भी आंदा। यार तुमने तो सारी बात ओपन कर दी यार। यार दानियाल की शादी के लिए तो शर्त लगती थी कि दानियाल की शादी और हमारे बच्चों की शादी इकट्ठी होगी। यार माइयों तुम तो ना ये बात करो, अगर तुम्हारी जर्मनी में उस बुजुर्ग मेम से शादी ना होती तो मेरे जितनी लेट शादी होनी थी तुम्हारी भी। मुझे मुश्ताक यूसुफी साहब का वो फिक्रा याद आ गया। कहते हैं गोरियों में बहुत ही कम कोई फारग शक्ल सूरत की नजर आती है, 1000 में से शायद कोई एक, और इत्तेफाक है कि पाकिस्तानी उसी एक से शादी करते हैं। ओ यार ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी भाभी अपने जमाने में खूबसूरत औरत होती थी। लेकिन तुम उस जमाने में फीडर पीते थे। वैसे माफ कीजिएगा, दोस्तों के साथ बैठने में जहां फायदे हैं वहां बहुत सारे नुकसान भी है। भाई मैं आप लोगों को जब भी एक साथ बैठे हुए देखता हूं, आप लोग एक दूसरे के ऐसे ऐसे राज खोलते हैं कि अल्लाह माफ करे। और ये ऐसे ही है जनाब। और फिलहाल ये चीज़ा वगैरह बंद करो और मैं बेटे की शादी करना चाहता हूँ। मुझे कोई मशवरा दो कि रिश्ता कहाँ करूँ। मेरी खिदमत हासिल करो, जिस बरादरी दा कवे, जिस लेवल दा कवे, रिश्ता हासिल है। और बरादरी तो काउंट नहीं करती। मेरा बेटा कहता है कि लोग हमारे लेवल के होने चाहिए। तो फिर बांग्लादेश ट्राई कर लें, उधर आपके लेवल के है, सारे इतने इतने हैं। यार देखो वैसे क्या जमाना आ गया है कि जब हमारी शादियां हुई थी हम तो बोलते ही नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल। कोई बात कोई डिमांड होती नहीं थी, जो वालदेन करते थे बस डन हो गया। अब देखो ना जरा, बच्चे खुद बताते हैं इस लेवल की होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए, अमीर होने चाहिए। हम जुर्रत ही नहीं थी होती बोले। बिल्कुल, जब मेरे रिश्ते की बात हुई थी तो मुझे बुला के सिर्फ दिखाते ही थे, बात तो सारी अब्बा जी करते थे। और ये ऐसे खड़ा हो जाता था जैसे भेड़े को छुरियां नजर आएंगे। वही मुझे भी हंसी आई है कि इसे बुला के दिखाते थे। यार वो सिर्फ बुला के दिखाते थे कि ये लड़का है। और लड़की वाले आगे से कहते थे इतना ज्यादा। शाबाश, उन्होंने तोल के रिश्ता करना सी। यार वो जमाना ही बड़ा अच्छा था मगर। वैसे ये बात आप लोग बड़ी आम कर रहे हैं। पहले जो शादी ब्याह के मामलात थे उसमें वालिदैन फैसला लिया करते थे, इसीलिए रिश्ते पायदार भी होते थे। जी हाँ, गो बच्चों की रजामंदी भी जरूरी है और ली भी जाती थी। बहुत कम ऐसा होता था कि रिश्ता बच्चों के ऊपर थोप दिया जाता था। जी। मगर फाइनल डिसीजन, फाइनल फैसला वालिदैन ही किया करते थे कि खानदान कैसा है, लोग कैसे हैं, हसब नसब कैसा है। बिल्कुल। जी हाँ, जी बड़े सियाने लोग होते थे, वो मेहमानों के बैठने उठने से, खाने पीने से अंदाजा लगा लेते थे कि ये कैसे लोग हैं। बिल्कुल। खाने पीने से अंदाजा लगाते थे, तो इसीलिए मलक का रिश्ता बड़ा लेट हुआ ना। और सर जी ये जो आप बात कर रहे हैं ना, इसकी अहमियत का अंदाजा बाहर गोरों में जाके होता है। वहाँ बच्चे खुद ही है ना गली मोहल्लों में फिर के उनके लव हो जाते हैं, शादियां कर लेते हैं। फिर इसकी वजह से आप ये देखें कि तलाक की रेशो कितनी हो गई है। हाँ, ये असल में बात ये है कि जब लव मैरिज होती है ना जी, जी। तो वो दो बंदे, एक लड़का और लड़की, वो ये सोच लेते हैं कि हम चूंकि एक दूसरे को अच्छे लगते हैं इसलिए हम शादी कर लें, जिंदगी तो हम दोनों ने गुजारनी है। बिल्कुल।
वो ये नहीं सोचते कि शादी के बाद दोनों खानदान इन्वॉल्व हो जाएंगे हाँ जी बिल्कुल। और फिर वहां पे लड़ाई झगड़े नापसंदीदगी पसंदीदगी शुरू हो जाती है। हाँ सही। मुख्तलिफ छोटे छोटे इशू बन जाते हैं, जी हाँ लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं हाँ जी। और फिर तलाक हो जाती है। यहाँ पे भी ऐसा ही है ना जी। बिल्कुल, गोरे तो ऐसे शादी करते हैं और ऐसे ही तलाक लेते हैं। हाय। जी हाँ जी हाँ, ऐ साडा देख लो दोस्त हमाइयों, हाँ जर्मनी होता है ये, वो किसी के घर गया है फ्रिज ठीक करने के लिए। अच्छा। वो खातून बुजुर्ग बेचारी, उसने फ्रिज ठीक करवानी थी, ये फ्रिज ठीक करनी शुरू हुआ, फ्रिज जरा ऊंची थी। अच्छा। ये उछल उछल के ठीक कर रहा था, उसकी हंसी निकल गई। उसे प्यारा लगा, ये छलांगे लगा लगा के थक गया तो बैठ गया, मुझे कुछ थोड़ा सा खाने को दे दें। वो भाई ने एक बर्गर मंगवाया हुआ था, उसने आधा आधा करके आधा इसे दे दिया, आधा खुद खा लिया। अच्छा अच्छा। बस ये आधा बर्गर लेके बैठा है उधर खाने के लिए, तो उधर ही बैठ गया। बस जिस दिन भाभी ने पूरा बर्गर दे दिया उस दिन तलाक हो जानी है। यार खुदा खौफी करो। अच्छा, हुमायूं साहब ने शादी जर्मनी जाके की है? जी जी, ऐथे भी की थी ये जी। क्या मतलब? ये जिस बच्चे की शादी की बात कर रहा है हाँ? वो हमारी इधर वाली भाभी से ही है। ओह, उधर वाली भाभी के बच्चे नहीं है, उनकी बस दवाइयों के नुस्खे ही हैं। अच्छा, जर्मनी वाली भाभी हुमायूं साहब से उम्र में काफी बड़ी हैं। जी हाँ, ये तो शादी के बाद उन्होंने बताया कि जब दूसरी जंग अजीम लगी थी मैं इतनी थी। मैं भी उसकी हौसला अफजाई के लिए कह देता हूँ कि उस वक्त मैं भी इतना ही था। उनको भाभी कुटन लग पैंदी हुण केड़ा तू वड्डा हो गया। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। ये तैमूर गया हुआ था, बिस्किट लेने आया ही नहीं अभी तक, पता नहीं। लो जी, कंफर्म हो गया, तैमूर को काकरोच अगवा करके ले गए। बेटा क्या हाल है तुम्हारा? मैं ठीक अंकल, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। एग्जाम कैसे जा रहे हैं? एग्जाम तो हो भी गया, अब तो मैंने एमए में एडमिशन ले लिया है। और बेटा वो पानी का जग भी लेके आओ। ओ जी अब्बू लेके आती हूँ। ये अपना मुबश्शिर मीरब की शादी का क्या सोचा है? ओ भाई अभी पढ़ रही है, मैं तो इस हक में हूं कि बच्ची पढ़ना चाहती है तो उसे टका के पढ़ाओ। बल्कि पढ़ना चाहती है क्या, उसे मजबूर करो, उसे कन्विंस करो कि पढ़े वो। बिल्कुल। बच्चियों को अब जरूर पढ़ाना चाहिए। हाँ जी। देखिए ये अहम चीजें हैं जो हम लोग नहीं सोच रहे। हम इसी में फंसे हुए हैं जी कि बच्ची की मर्जी की शादी होनी चाहिए, बच्ची की मर्जी की शादी नहीं होनी चाहिए, बच्ची की मर्जी। भाई जब बच्ची पढ़ लिख जाएगी ना तो वो अगर खुद भी डिसीजन लेगी तो वो अच्छा होगा। हमारे यहाँ जो हमारा दौर था, हमारा जो बचपन था, उस वक्त क्यों वालिदैन ही डिसीजन लेते थे, बच्चों से नहीं था पूछा जाता, क्योंकि बच्चों को इस काबिल ही नहीं थे समझते। हाँ जी। वो गूब से बच्चे बेचारे, और खास तौर पे बेटियां जो होती थी उनको तो पढ़ाते ही नहीं थे, सिर्फ बेटों को पढ़ाते थे। बेटी तो पढ़ती, बहुत कम बच्चियां पढ़ी हैं उस दौर में। वो जब बच्ची पढ़ी लिखी नहीं है बेचारी तो उसको कौन पूछेगा। उसको जिस मर्जी खोंटे के साथ जाके बांध देते। अब बच्चियों को पढ़ाना इसलिए भी जरूरी है कि अब शऊर आना चाहिए बच्चियों को, लड़कों को भी लड़कियों को भी। हाँ जी। फिर आप भी साथ इन्वॉल्व होके, आप भी देखभाल के उनको अच्छा मशवरा देके तो शादी का डिसीजन लें। दैट्स इट। सही। बहुत अच्छी बात की आपने मुबश्शिर साहब, बच्चों में शऊर पैदा करना बहुत जरूरी है। हाँ जी। बड़ा जरूरी है जी शऊर। ए वेखो ना, सानू शऊर नहीं सी, मां बाप ने जिथे गया उथे हाँ कर दी। हुण तुहाडी भरजाई जिहड़ी है वो सानू जान लग्गियां भी बेइज्जत करदी है ते आउण लग्गियां भी बेइज्जत करदी है। वो इसलिए कि भाभी को शऊर है। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। इतनी बुरी हालत है, कल मैं बेहोश हो गया था। ओ। भूख की वजह से? और नहीं भाई, मुझे बड़ा तेज बुखार था। ओ। और इश्तियाक साहब को बुखार चढ़ा हो तो ऐसे लगता है जैसे हाथी पागल हो गए। जी सर, बताइए आप लोगों के क्या मसाइल हैं? सबसे पहली बात तो ये है अपना फरीद साहब, आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो हमारे बच्चे हैं वो मैट्रिक पास करें और हर बच्चे को मैट्रिक कर लेना चाहिए। जी जी मजीद साहब, कौन नहीं चाहेगा। तो मेरे दोस्त, फिर जो हमारा इम्तिहानात लेने का
मुआवजा बना हुआ है। हाँ 8 महीने से जो हमें अदा नहीं किया गया वो हमें ले दें हुकूमत से। ओहो क्योंकि हम तो इस आस पे ही दुकानदार से सौदा सलफ हर महीने उठा लेते हैं कि यकमुश्त रकम आएगी तो हम उसे अदा कर देंगे। अब तो दुकानदार भी हमें मशकूक नजरों से देखना शुरू हो गए हैं। खैर ये तो दुकानदारों की अक्लमंदी है ना। वैसे फरीद साहब 8 महीने का अरसा थोड़ा अरसा नहीं होता। तो जी देखें 8 महीने में इनसे हमारे इम्तिहानात के मुआवजे का हिसाब नहीं बना, जबकि साल के 8वें महीने तो पाकिस्तान बन गया था। ओ भाई 8 महीने से आपकी भाभी पार्लर नहीं जा सकी। हर महीने लारा लगा देता हूँ कि भाई इस महीने लाजमी। अब तो भाभी की शक्ल उनके भाई से मिलना शुरू हो गई है। मैं पिछले दिनों गया हूँ घर इनके, हाँ तो भाभी ने दरवाजा खोला है और मुझे बिठाया है। तो मैंने बच्चों से पूछा है बेटे आज मामू आए हुए हैं? कहते हैं नहीं। मैंने कहा आपके मामू ने मुझे बिठाया है। तो बच्चे कहते हैं क्या कह रहे हैं अंकल, अम्मी आपको बिठा के गई। नहीं वाकई ये तो बड़ी ज्यादती है कि इतने माह से आपको मुआवजा ही नहीं मिल सका। वो जी मिल जाएगा मुआवजा, देर सवेर हो ही जाती है। मुजफ्फर साहब आपको तो इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि आपकी माशाल्लाह साथ पापड़ बनाने की फैक्ट्री है। हैं? किसने कहा आपको मेरी पापड़ बनाने की फैक्ट्री है? मैं इतना पढ़ लिख के पापड़ बनाऊंगा? वो गोलगप्पे की फैक्ट्री है मेरी। वाह, तो गोलगप्पे क्या पढ़े लिखे होने की निशानी है? या जिस बंदे ने एमए ना किया हो वो गोलगप्पे खा नहीं सकता। और अगर साथ आपने चने और खट्टा भी मांगना है तो फिर ग्रेजुएशन की डिग्री भी दिखानी पड़ती। वैसे मैंने तो आप लोगों को इस स्मोक की छुट्टियों पर बात के लिए बुलाया था, आप लोग अपने मसले मसाइल ले बैठे। लो जी स्मोक की छुट्टियां कहाँ होती हैं, सिर्फ क्लासें ऑनलाइन होती हैं। ऑनलाइन क्लासें शुरू होने से लगता है कि कोरोना का सीजन 2 शुरू हो गया है। ओ मेरे भाई तालीमी साल 120 दिनों का भी नहीं रहा। फरीद साहब आजकल के बच्चे जिस कदर मसरूफ हो चुके हैं, अब तो 5 मिनट के लिए किताब खोलें तो उनको ऐसे लगता है कि जैसे पिछले 5 घंटे से पढ़ रहे हैं। इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि अगर 120 दिन भी साल में पढ़ लिए जाएं तो ये ऐसे ही लगता है जैसे 1120 दिन पढ़ लिया। मजीद साहब आलमी मयार के मुताबिक तालीमी साल कम से कम 240 दिनों का होता है। हाँ जी, और पढ़ाते क्या है आप लोग ऑनलाइन? मैंने तो जब भी किसी बच्चे को नेट पे देखा है पढ़ता हुआ नहीं बल्कि गेम खेलते हुए देखा है। वो जी ऑनलाइन पढ़ाने में भी बड़े मसाइल है ना। मैं ऑनलाइन फोन पे क्लास देना चाहता हूँ, लेकिन हर 5 मिनट बाद मेरे फोन की बैटरी डेड हो जाती है। चलो जी। वैसे माफ कीजिएगा, आप जो फोन उठा के तो पढ़ा रहे होते हैं, आपको उसकी वजह से थकावट हो जाती है और आपको नींद आ जाती है। आपके एक स्टूडेंट ने मुझे बताया है कि सर मुजफ्फर जब पढ़ा रहे होते हैं तो 5 मिनट बाद उधर से खराटों की आवाजें आनी शुरू। मजीद साहब मसला हमारे फोन उठाने का नहीं है, बच्चों के पास फोन ही नहीं होता। फोन होता तो नेट ही नहीं होता। वो फरीद साहब ऑनलाइन क्लास लेना ऐसे ही है जैसे आप घर बैठकर फाइटर पायलट बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ओ हुजूर, आप लोग ऑनलाइन एक्टिव होकर पढ़ाएंगे तो मसाइल हल होंगे। स्मोक तो अब हर साल का मसला बन चुकी है। बिल्कुल। फरीद साहब मसला सिर्फ टीचर के एक्टिव होने का नहीं है, हाँ बच्चे भी तो एक्टिव हो ना। मैं जब क्लास लेता हूँ ऑनलाइन, मेरा एक स्टूडेंट है अरसलान, अच्छा, मुझे उसके घर वालों ने बताया है कि जब ये आप क्लास दे रहे होते हैं तो इसने फोन म्यूट किया होता है। जब आप हाजिरी लगानी शुरू करते हैं तो वो अनम्यूट करके तो यस सर हाजिर हूँ कह के बंद कर देता है। मजीद साहब इसका भी हल मौजूद है।
आप जब लेक्चर दें तो बच्चों से सवालों जवाब करें, उनसे पूछें जो आप पढ़ा रहे हैं उसका अगर वो जवाब नहीं देंगे तो वो पकड़े जाएंगे और इस तरह से वो अपना माइक जो है म्यूट नहीं करेंगे ऑनलाइन क्लास के दौरान। बिल्कुल सही, बिल्कुल। देखें ये हर तरफ से मसाइल हैं, बच्चों की तरफ से भी हैं, हमारी तरफ से भी हैं, हुकूमत की तरफ से भी हैं, हाँ। और हर कोई ये चीज़ें और तकाजे अपनी मर्जी से तय कर रहा है। अब खैबर पख्तूनख्वा में मेरे चंद टीचर दोस्त हैं, वो बता रहे थे कि हमारे वजीर आला साहब ने हुक्म जारी कर दिया है कि अगर आपको तनख्वाह या प्रमोशन चाहिए तो आपको एहतजाज में हिस्सा लेना पड़ेगा। कहता है हमने तो कह दिया जनाब हम ऑनलाइन एहतजाज कर लेंगे। सर आप लोग स्मोक से बचने के लिए मास्क लगाएं और क्लासेस में पढ़ाएं। हम लोग फीसें देते हैं अपने बच्चों की। आपकी शादी हुई है? नहीं। तो किन बच्चों की फीस देते हैं आप? मेरे बहन भाइयों की फीसें देते हैं मेरे वालिदैन। सबसे ज्यादा खतरनाक बात ये है फरीद साहब कि वालिदैन को सिर्फ इतना ही मतलब है कि वो जो पैसे देते हैं फीस की शक्ल में वो पूरे होने चाहिए। यहाँ पे हर बंदा पैसे पूरे करना चाहता है। ओ भाई अगर हम लोग बीमार हो गए तो कौम के मुस्तकबिल का क्या बनेगा? हाँ जी बिल्कुल सही। इतनी बुरी हालत है, कल मैं बेहोश हो गया था। भूख की वजह से? और नहीं भाई मुझे बड़ा तेज बुखार था। और इश्तियाक साहब को बुखार चढ़ा हो तो ऐसे लगता है जैसे हाथी पागल हो गया। और जब भी इश्तियाक साहब बेहोश होते हैं तो बहुत बुरे लगते हैं, क्योंकि साफ नजर आ रहा होता है कि फ्रॉड कर रहे हैं। यार आप लोगों को मेरी जिंदगी से ज्यादा लाफ्टर अजीज है। जी हाँ। फरीद साहब छोड़िए इनकी गैर संजीदगी को। स्मोक बड़ी खतरनाक सूरत इख्तियार कर चुकी है। मैंने कब के सिगरेट छोड़ दिए, मगर आजकल हर वक्त मुंह में सिगरेट का टेस्ट रहता है। और फरीद साहब इन्होंने हेल्थ इशू की वजह से सिगरेट नहीं छोड़े। अब इनसे सूटा नहीं खींचा जाता था। अब जनाब सूटा खींचते हैं तो पीछे दीवार में जा लगते हैं। वैसे मैं हैरान हूं कि आप लोग इस बात को मजाक बना के बैठे हुए हैं। यार खुदा के लिए संजीदा हो जाए, ये बड़ा खतरनाक मसला है। फरीद साहब आप ये देखिए कि ये स्मोक की वजह से मेरी आवाज बैठ गई हुई है। वाह 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 वाह। पहले कौन सी आप क्रिकेट पे कमेंट्री करते थे? यार आप ये क्या बात कर रहे हैं? आपको ये जरा भी दुख नहीं है कि एक सीनियर टीचर की आवाज ही नहीं निकल रही? ओ जी दुख वाली बात तो यही है कि मजीद साहब की आवाज बैठ गई तो हमारी आवाज उठाएगा कौन? मैं ये यहाँ पे अर्ज करना चाहता हूँ कि आप यकीन मानिए बाखुदा हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। अच्छा। मगर स्मोक वाकई बड़ी खतरनाक सूरत इख्तियार कर चुकी है। हाँ जी बिल्कुल सही। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि सिर्फ ये आसान हल जो छुट्टियों का है ये ढूंढने की बजाय या इसकी अनाउंसमेंट की बजाय कुछ ऐसा लाहा अमल इख्तियार करे कि स्मोक ख़त्म हो। आप देखिए फरीद साहब कि अर्बन डेवलपमेंट वालों ने अभी भी बताया है कि स्मोक की 83% जो रेशो है वो ट्रांसपोर्ट की वजह से है। खुदा के वास्ते इसका कोई बंदोबस्त करें। लोगों को कहें कि गाड़ियां मत निकालें बाहर। ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये जो हुक्मरानों ने मेट्रो और ये ऑरेंज लाइन और ये वो चलाई हुई हैं, इसको इस्तेमाल करें ज्यादा से ज्यादा। और फिर जो गाड़ियां खराब हैं जो धुआं दे रही हैं उनका कोई बंदोबस्त हो, उनका कोई टेस्ट हो, उनको कोई एग्जाम करने वाला डिपार्टमेंट हो। अगर वो धुआं छोड़ती हैं या उनका इंजन खराब है तो उनको बंद किया जाए। सही कह रहे हैं आप। ता वक्ते के वो ठीक ना हो। फिर पेट्रोल में इतनी मिलावट है, इस कदर गंदा पेट्रोल है जिसकी वजह से नई गाड़ियों में से भी धुआं निकल रहा है। मजीद साहब आपकी सारी बातें दुरुस्त हैं, मगर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा तो ये कहती है कि स्मोक रातों रात खत्म नहीं हो सकती। ओ जी अगर रातों रात फ्लाइट स्विट्जरलैंड पहुंच सकती है तो स्मोक भी खत्म हो सकती है।
नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। इस उम्र में बंदा यूनिवर्सिटी में लड़कों में जा रहा हो, हल्का हल्का सीटियां मारदा, हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, मजा आ जाता होगा। हाँ, जवान महसूस करना शुरू कर दिया होगा। मैं कहता हूँ जी, लड़के साथ कहते होंगे सैफ अब आए हो। नाज़रीन, हैरानकुन और दिलचस्प खबर के लिए चलते हैं अजीजी की तरफ। सजना मैं कमरा क्लास विच रहना, सजना मैं कमरा क्लास विच रहना, ऐसे लई ते डुबेआ, ऐसे लई ते डुबेआ क्लास विच रहना वा, सजना मैं कमरा क्लास विच रहना। ओए होए होए, अजीजी मैं आपको पैसे देना चाहता हूँ, पैसे खुले नहीं है मेरे पास। तेरे कोल कदी भी खुले नहीं होए सोनिया। आप जो तू गाए ना तो उदों तू दुआ करके गाना है कि या अल्लाह सब कुल खुले होण। अजीजी थैला तो पहले पूछ लेता है कि पैसे खुले हैं तो फिर मैं गाऊंगा। हद हो गई है, दाद नहीं देनी। क्या बात? वाह वाह। असल में खबर इस तरह की थी कि मुझे गुनगुनाना पड़ गया, सजना मैं कमरा क्लास विच रहना, खबर तो सुना दो यार। ऐसे लिए तो डुबिया किताब विच रहना। हाय 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 हाय, बड़ी प्यारी खबर है और हमारे एक दोस्त की है। अच्छा, खबर यह है जी कि सहाफी और ड्रामा नवीस सैफुल्लाह सपरा ने 63 साल की उम्र में PhD की डिग्री हासिल कर ली। वाह, क्या बात है जनाब। अजीब। मैं कहता हूं जी कि मजा आ गया है, क्योंकि सैफुल्लाह सपरा साहब जो हैं जी ये सहाफी भी हैं और बड़े अच्छे कलमकार। इन्होंने पंजाबी ड्रामे बहुत से लिखे हुए हैं। वाह, और सहाफी ये जो हैं ये अपना शोबिज के रहे हैं। हाँ, अच्छा अच्छा। बहुत प्यारे, बड़े नफीस आदमी हैं, बड़े अच्छे। शुरू से ही इनकी तबीयत इसी तरह की थी, दानिश्वरों वाली। अब भी माशाल्लाह वैसे ही हैं। तो मुझे पिछले दिनों जब ये खबर का पता चला, मैंने पढ़ी कहीं खबर में कि जनाब सैफुल्लाह सपरा साहब ने PhD कर ली है, तो मैंने फौरन फोन किया। मैंने कहा ये कौन शख्स है जो IIT के बाद इस शहर के अंदर पढ़ा लिखा हुआ है। लाइमन ये कोई IIT का ही प्यारा होगा। और ऐसा ही हुआ। वही 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 निकले, वही निकले। सैफुल्लाह सपरा साहब। क्या बात तो मैं कहा यूर ऐ की कीता जी। हाँ। कहते ने यार मैंने माफ कर दे, मेरे हथों हो गया। आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, और ये बाकी लोगों के लिए भी बड़ी अच्छी मोटिवेशनल अपना खबर है। अच्छा, लोगों को मोटिवेट करेगी ये खबर जी कि सैफुल्लाह सपरा साहब ने ना जी 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 रिटायरमेंट के बाद एक बड़े मशहूर अखबार में ये काम करते थे। जी। तो रिटायरमेंट के बाद इन्होंने सोचा कि मैं दोबारा पढ़ना शुरू कर देता हूँ। क्या बात है। अच्छा क्योंकि इनकी बेगम साहिबा मरहूमा जो फौत हो चुकी है जी वो भी टीचर थी। अच्छा जी तो इन्होंने सोचा कि पढ़ना शुरू कर दिया, PhD शुरू कर दी। सही। बेटा इनका माशाल्लाह जो है वो इंजीनियर है, ओह। मेरा ख्याल है इलेक्ट्रिक इंजीनियर है। अच्छा अच्छा। तो उसने भी कहा होगा कि अब्बा जी वेले बैर इंदियों किधरे पढ़ ही लिया करो। हाँ। लो जी सैफुल्लाह सपरा साहब ने पढ़ाई शुरू कर दी और इकोनॉमिक्स जैसे खुश्क मजमून में PhD कर ली है। वो इकोनॉमिक्स में PhD। हाँ हाँ, मैंने मुबारकबाद दी और उसके बाद मैंने कहा कि ठीक ठाक को खरीयत है। कहते हैं हाँ अल्लाह का शुक्र है PhD की डिग्री लैके हुण ते मैं तेज टुरन लग पिया। वाह वाह वाह। इकोनॉमिस्ट हो गए यार फिर तो हैं। मैं कहता हूँ जी कि क्या बात है। मैं ये दोस्तों को भी कह रहा था जी कि देखो कितनी खूबसूरत सोच है हाँ जी। अपने आप को मसरूफ रखने की। बिल्कुल वरना इस उम्र च बंदा जो हौली हौली खंगन लग पैंदा ना ते फिर होर हिसाब करन लग पैंदा। मुंडियां दे नां ला छड्डां जायदाद के हल्ले ना लावां। फिर एक हुक्के दा सूटा लांदा, फिर कहंदा सूटा ते लग गया, ना लावां के ना लावां। भाई आप छोड़ें सारी बातों को, कहीं अच्छे तरीके से मसरूफ हों, क्या बात है। मजेदार, अपनी सेहत भी आपकी अच्छी होगी बिल्कुल और उससे आपको बड़ा सुकून भी मिलेगा। सही बात है।
अब वो सप्रा साहब बड़े नमाजी परहेजगार बंदे, बड़े प्यारे। वो कहते हैं कि यार मैंने इतना एंजॉय किया है, इतना इस तालीम को एंजॉय किया है इस उम्र में कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। बहुत खूब। एक मसरूफियत मेरी बन गई, और दूसरा मुझे जो मजा आता था आने जाने का यूनिवर्सिटी में। आया इस उम्र में बंदा यूनिवर्सिटी में लड़कों में जा रहा हो, हल्का हल्का सीटियां मारदा, हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, भैया आ जाता होगा। हाँ, जवान महसूस करना शुरू कर दिया होगा। मैं कहता हूँ जी, लड़के साथ कहते होंगे सैफ अब आए हो। इस उम्र में तो चाचे की बजाय यही सुनना ही बड़ा काफी है। सैफ यू आर लेट। सर वैसे बड़ी बात है, उन्होंने इस उम्र में इतनी बड़ी डिग्री ले ली। हाँ जी, दुनिया में बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने ये बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हैं, पीएचडी की है, एमफिल किया है, एमए किया है। बल्कि रावलपिंडी के एक अंकल थे अब्दुल हफीज साहब, जी उन्होंने तो 72 साल की उम्र में मैट्रिक किया था। हाँ हाँ, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि बहन भाइयों की कफालत की वजह से मुझे अपनी तालीम अधूरी छोड़नी पड़ी, लेकिन मुझे अब चूंकि तालीम हासिल करने का शौक था, इसलिए एक दिन अपने बेटे के साथ मैंने ये ख्वाहिश शेयर की, जिसके बाद बेटे ने मेरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवा दिया। बल्कि वो कहते हैं कि बेटे ने तो दाखिला लेकर दिया, लेकिन इम्तिहानात की तैयारी में मेरी बेटी और मेरी बहू ने मेरी बड़ी मदद की। हाँ हाँ, फिर 2021 में कोयटा में 80 साल रिटायर एक पुलिस ऑफिसर थे, अच्छा, हैबतुल्लाह खान मेरा ख्याल है उनका नाम। अच्छा जी हाँ, उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली थी। 80 साल की उम्र में? हाँ हाँ, 80 साल की उम्र में, हैरान कर दिया उन्होंने। क्या बात। वो रिटायर्ड एसपी थे और उन्होंने बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी से पीएचडी मुकम्मल की थी। वो हैबतुल्लाह हलीमी साहब जो थे, उन्होंने पीएचडी में रवायती और मॉडर्न पुलिसिंग के मसाइल और उनके हल पर तहकीकी मुकाला लिखा। वाह। हाँ, और मुझे याद है कि उनको डिग्री देते हुए उस वक्त के गवर्नर बलोचिस्तान ने उनकी इस काविश पर उनको सलूट भी किया था। वाह वाह वाह। फिर 2017 की एक खबर थी, एक भारतीय शहरी ने 98 साल की उम्र में मास्टर्स की डिग्री हासिल कर ली। वाह। हाँ जी हाँ, को राजकुमार उनका नाम था, और उन्होंने 96 साल की उम्र में पटना की नालंदा यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया था। अच्छा। और फिर 2 साल बाद यानी 98 बरस की उम्र में उन्होंने मुआशियात में मास्टर्स कर लिया। और बंदा थे की करे 10 महीने। अजीजी क्या फायदा 98 साल की उम्र में डिग्री लेने का, जॉब तो इन्हें मिली नहीं होगी। पाकिस्तानी जेन है ना, और डिग्री उन्होंने कोई जॉब लेने के लिए थोड़ी की है, फिर उन्होंने अपनी मिसिस अम्मा और खुश करने वास्ते डिग्री ली। अब उनकी जो बेगम साहब है वो उनको मिस्टर कहती हैं। मिस्टर, उस पे वो खुश होते हैं, आया जी आया। 98 साल के बाबा जी जो अपनी डिग्री लैन आए होंगे, तो मम्मा ने खसूसी यही कहता अल्लाह खैर डिग ना पैना, ध्यान नाल बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और क्या उन्होंने डिग्री हासिल करते हुए कुदरती लुडियां डाली होंगी। तैनू नहीं पता कितना मजा आ रही है डिग्री लेने ले। अजीजी, इस उम्र में बंदा लुडी तो डाल लेता है, लेकिन उसमें उछल कूद नहीं होती। यार उछल कूद उस लुडी में होती है जो बंदा खुद डालता है, जो अल्लाह की तरफ से लुडी पड़ रही होती है ना, वो साफ सुथरी सेंसर शुदा होती है, उसमें उछल कूद नहीं होती। यार उछल कूद तो लंगर वाली लुडी में होती है। हाँ, उसमें तुमने पीएचडी की हुई है। हराम है लंगर लेते हुए भी इससे लुडी डलती हो। मस्त जिहा हो गया उथे जांदा एदी इन्नी कोई लुडी है, उथे अपना छापर भरवा के ते इत्थे हथ लियांदा ओदे बाद इहदी लुडी वापस हो जाती। यार बेवकूफ लोग हो तुम लोग। ओ भाई, दुनिया में इस तरह के शौक पाए जाते हैं। जब लोग रिटायर हो जाते हैं,
फारिग हो जाते हैं तो वो फिर पढ़ाई की तरफ चले जाते हैं। हाँ जी, इस तरह की खबरें हर मुल्क से आती हैं। ये पिछले साल 2023 में मुझे याद है खबर देखी थी। जी जी। सऊदी अरब की को खातून थी सलवा अल अमानी। अच्छा। उन्होंने 46 साल के वक्फे के बाद हाँ। तालीम शुरू की अच्छा। और 70 साल की उम्र में BA ऑनर्स की डिग्री हासिल कर दी। वाह 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 वाह। फिर एक और खबर सुन के तो आपको मजा ही आ जाएगा। अच्छा जी। नहीं पहले मजा लो, नहीं पहले खबर सुनाओ। नहीं पहले मजा लो, नहीं पहले खबर सुनाओ। खबर सुनो जरा क्या है। दूसरी आलमी जंग के दौरान तालीम छोड़ने वाली एक यूरोपीय खातून थी वर्जीनिया। अच्छा। उन्होंने 83 बरस के बाद 83 इयर्स, होए 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 83 बरस के बाद उन्होंने 105 साल की उम्र में अपनी मास्टर डिग्री मुकम्मल की। वाह वाह वाह। हाय हाय, इस उम्र च डॉक्टर दंद नहीं बना सकता। वो कह देंगे जी ਤੁਹਾਡਾ ਬੀੜ ਡੀਂਗਾ हो गया ਹੁਣ। इन्होंने देखो मास्टर डिग्री हासिल कर। 1940 में उन्होंने जंग की वजह से अपनी तालीम अधूरी छोड़ दी और वो अपने शौहर के साथ अमेरिका चली गई। अच्छा। और अब 83 साल बाद दोबारा इम्तिहान दे के अपनी मास्टर्स की डिग्री हासिल कर। वाह अच्छा वाह। बहरहाल अजीजी, मेरी तरफ से भी सैफुल्लाह सफरा साहब को मुबारकबाद दे देना यार। इस उम्र में 63 साल की उम्र में और वो भी इकोनॉमिक्स में PhD करना, एक्सीलेंट, जबरदस्त। मैं कहना जी कि इकोनॉमिक्स ते नौजवान भी रखदे होए आ जरा को हिलदे ने। ओहो यस। कह देंदे ने कि मैं पंजाबी ना रख लूं या फारसी रख लेता हूं। देखो इकोनॉमिक्स में PhD की डिग्री, वेल डन सिप्रा साहब, गुड लक। नाज़रीन, यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। इसी वजह से अजीजी मैं बैंक में पैसा नहीं जमा कराता। गुड गुड। मेरे पास टाइम ही नहीं होता। मेरे पास जितना भी कैश हो ना मैं जराबों में डाल लेता हूँ। इससे अच्छा बैंक की कोई नहीं। आज आपने काले रंग का बैंक पहना हूं। अजीजी, आज आप कुछ बदतहजीबियों का जिक्र करना चाह रहे हैं? फरीद साहब, अजीजी ने नहीं करनी, मैंने बदतहजीबियों का जिक्र करना है। अच्छा चले। और इसने उन बात तहजीबियों का जिक्र करना है जो इसके अपने हाथों सरजद हुई। और नहीं भाई, फरीद साहब, भी कुछ दिन पहले मैं अपनी फैमिली के साथ एक होटल पे चला गया मछली खाने के लिए। कुछ मेहमान आए हुए थे, मैंने कहा चलो सीजन भी है, सर्दी भी है, मछली खाते हैं। हम एक टेबल पे बैठे हैं, मेहमान भी, हमारी सारी फैमिली भी। तो साथ वाली टेबल पर कुछ लोग बैठे हुए, हम लोग खाना खा रहे हैं, मेरी सब फैमिली भी है, बच्चे भी हैं और वो मेहमान भी हैं। वो दूसरे टेबल वाले बार बार घूरे ही जा रहे हैं। खाना हमारा दोबर कर दिया उन लोगों ने, खाना मुश्किल हो गया। ओहो। असल में मेरा ख्याल है कि वो ये चेक कर रहे होंगे कि ये जो शख्स बैठा हुआ है थैला, शक्ल सूरत से ये जैसा लग रहा है लाइमन मच्छी इसके साथ पहले बातें भी करेगी। क्या फजूल बात कर रहे हो? नहीं, ये वाकई बड़ी अजीब सी बात तहजीबी है। हाँ जी कि सर। कुछ लोग ना जी दूसरों को देखने के आदी होते हैं। बिल्कुल। आप देखें ना, अक्सर यहाँ जिक्र होता है जी कि आप यूरोप में या UK में, अमेरिका में जाते हैं, जी जी। तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई किसी को नहीं देख रहा। बिल्कुल। और इसका एक्सपेरिमेंट खास तौर पे हमें उस वक्त होता है जब हम कोई बाहर शूटिंग के लिए जाते हैं, किसी TV रिकॉर्डिंग के लिए। मैंने तो वहाँ इंग्लैंड में सीरियल बनाया हुआ पूरा टेलीविजन का। ठीक। तो मुझे याद है कि वो रिकॉर्डिंग कर रहे होते थे किसी भी जगह सड़क पे कैमरा रख के, हाँ जी हाँ जी। तो गुजरने वाले जो हैं वो बिल्कुल नहीं थे रुकते, बल्कि ऐसे आते आते वो देखते थे कैमरा पड़ा हुआ है, शूटिंग हो रही है, तो वो कैमरे के पीछे से गुजर जाते थे, डिस्टर्ब भी नहीं थे करते। यहाँ आप किसी जगह पे कैमरा रख के देखें, आपको 5 मिनट के अंदर अंदर वहां कम से कम 50 बंदे खड़े हुए नजर आएंगे। बिल्कुल सही बात है यार, कैमरे को भी छोड़ो, कई बारी लाहौर वाली नहर च गड्डी डिग पई है तो उत्थे 100-150 बंदा इकट्ठा हो जाए। भाई गड्डी डिग पई है तो आप लोग क्यों खड़े हो गए हो? बिल्कुल सही कह रहे हैं। या तो है ना कि वो 1122 वाले आ जाए या को 15 वाले आ जाए, जो भी है, आप लोग क्यों खड़े हैं? दुरुस्त, बिल्कुल। क्यों तमाशा देख रहे हैं आप लोग?
जो मदद करने वाले हैं वो तो चले ठीक है, वेले खलोते होंगे ने, नाल खारिश कर रहे होंगे ने, नाल गड्डी वेख रहे होंगे और एक दूजे नाल गल्लां भी कर रहे होंगे ने, विच मेरा हाले को कुड़ी भी है। और खुदा ऐसी जाहिलों वाली गुफ्तगू हो रही होती है हाँ जी। और इस कदर अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार, ऐसी बेखौफी नजर आती है उन लोगों में, कोई खुदा का खौफ नजर ही नहीं आता। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। तो ये होटल तो एक आम सी चीज है थैला साहब, होटल में तो वाकई ऐसे होता है। आप शॉपिंग मॉल में चले जाएं शॉपिंग करने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। आपको खामखा दूसरे लोग ऐसे ही देख रहे होंगे, औरतें एक दूसरे को देखती रहती हैं, इन्हें केड़ा सूट पाया है वो ये जड़ा मैं रशीदा दे ब्याह ते पाया 3 साल पहले पा के नाग लाश। मतलब ये पता नहीं क्या हम लोगों को बीमारी है बाकायदा, और यही वेले लोग दूसरों को घंटों देखने वाले लोग जो हैं, हाँ जी हाँ जी। ये किसी जगह पे जाते हैं जब होटल शोटल में, तो ये जाते ही लैंडलॉर्ड बन जाते हैं। इधर आओ भाई, जल्दी इधर आओ, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी आओ। बिल्कुल। और ऑर्डर दे के तो 5 मिनट बाद ही ऐसे चीखना शुरू हो जाते हैं कि भाई लेट क्यों हो गए हैं, बिल्कुल। जैसे बहुत ज्यादा मसरूफ हैं। तो रोटी खा के बाहर फिर बूहे के खलो के होटल दे किसी ने वेखण डे होंगे भाई किधरे वेखे लग रहा है, मैनू लग रहा है इको ही नाके दा लाजमन इन्हू किधरे वेखे यानी फजूल सी सोचे सोच रहे हो। बिल्कुल ऐसे। अजीजी साहब, अक्सर मैं संडे को होटलिंग करता हूँ, मेरे ख्याल संडे को हाफ प्राइस हो जाते हैं। और जब मैं खाने की आप प्राइज नहीं होते, संडे को इनके मोहल्ले में एक बंदा खाना बांटता है, अच्छा उसको होटलिंग कहता है जी, उसी को होटलिंग कहता है। नहीं भाई, कोई फोन करे ना तो कह देता है यार पहले ही होटल में बड़ा रश है, मैं क्यू में लगा हुआ हूँ। अगला डर जाता, पता नहीं केड़े होटल च टुर गया जिथे क्यू लगा होंदा। ये लोग नहीं मेरे दर्द को समझेंगे फरीद साहब। किधर है दर्द, किधर है? यार असि कोई डॉक्टर है तेरा दर्द नू पता करिए कि दर्द है किधर तुम्हारा मैं दर्द? कहना ये चाह रहा हूँ कि अजीजी साहब, जब मैं टेबल पे बैठा हूँ तो एक सामने वाले लड़के ने मुझे यूं करके देखा ही है। मैंने कहा पैक कर दो भाई, खाना पैक कर दो, मैंने इधर नहीं खाना। अच्छा, मैं क्या शायद कह रहा है पैक कर दो, इसको दे दो। नहीं, पैक कर के घर ले जाता है। यार डर लग जाता है, ये जो देख रहा है कहीं इसको ना थोड़ा सा देना पड़ जाए। अजीजी, इसे तो वो शख्स इसलिए देख रहा था, चने के ऊपर केचप डाल रहा था। तुम्हें कोई देख रहा तो शुक्र करो यार कि तुम्हें देख रहा। वो तो ये बात हो रही थी कि खवातीन होती हैं, तहजीबी होती है, लोग देखते हैं। हाँ, वैसे भी कोई खा रहा है होटल में, या कोई आर्टिस्ट भी अगर है, कोई पर्सनैलिटी भी है, हाँ जी। वो आप उसको जानते भी हैं, तो खाना खाते हुए किसी को देखना फजूल ही लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। अजीजी भाई, आप होटल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो अगर लड़ाई हो जाए ना तो लोग तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। और खास तौर पर तुम्हारी लड़ाई हो तो फिर तो बहुत बंदे इकट्ठे हो जाते और खलो के गल्लां शुरू कर देते हैं, देखो हुण केड़ा कुकड़ जितदा है। अच्छी खासी संजीदा बातें आप लोग करते करते पता नहीं किन फजूलियात में निकल जाते हैं। नहीं, सीरियस ऑन द नोट, ऑन ए वेरी सीरियस नोट, ऑन वेरी सीरियस नोट, यस, ये जो घूरने वाला काम है ना जी, हाँ जी हाँ जी। या आदत है या बदतहजीबी है, बिल्कुल इसे अब खत्म हो जाना चाहिए। खत्म है। अब हमें कुछ तमीज सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल सही। वैसे तो हम बहुत दूर हैं अभी तमीज से, क्योंकि किसी को घूरना तो छोड़ें, हम आवाजें कसने से बात नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल। राह जाते हुए किसी ना किसी पे आवाज भी कसना कोई ऐसी बुरी बात नहीं समझ। सही बात। कोई जा रहा हो, वो खास तौर पर फैमिली जा रही हो, तो उसका एहतराम करना चाहिए। हाँ जी। ये नहीं करना चाहिए कि ऊंची ऊंची गाने या कोई गलत लफ्ज बोलने या आवाजें कसना। बिल्कुल जी। सही। अच्छा जी, ये बात तहजीब भी तो वो थी जिससे बेचारा थैला परेशान हुआ है, हाँ जी। या थैला जो है वो हर्ट हुआ है। हाँ जी। एक बात तहजीबी आज मैं भी लेके फिर रहा था, मैंने कहा अगर बात तहजीबियां हुई तो उसका जिक्र करूंगा। ठीक है। हम पेट्रोल वाली जब लाइन में लगते हैं ना जी, पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवाने के लिए, हाँ जी। तो अक्सर देखने में ये आता है कि गाड़ी वाला अपनी टैंकी फुल करा के उसका ढक्कन बंद करा के तो फिर अपना बटुआ ढूंढना शुरू करता है, और फिर उसमें से पैसे निकालता है और उसको देता है। जी। जबकि मैं समझता हूँ कि जब रश लगा हो, पीछे क्यों लगी हो, हाँ जी हाँ जी। तो आपको चाहिए कि आप
कोशिश करें कि आप कम से कम वक्त लें। जी जी बिल्कुल। आप ये समझते हैं, जानते हैं कि आप पेट्रोल डलवा रहे हैं हाँ। और इसके बाद आपने पैसे देने हैं, जी हाँ तो आप बटुआ शटुआ निकाल के पैसे पहले निकाल के हाथ में रखें। हाँ जी, बिल्कुल। फौरी तौर पे उसको पैसे पकड़ाएं और फारग हों और अगले बंदे को बारी आने दें। हाँ, या। सही। इसी तरह जैसे एटीएम मशीन में हम लोग जाते हैं, हाँ। तो जो अंदर गया हुआ है उसे भी ये एहसास होना चाहिए कि बाहर दूसरा बंदा भी खड़ा है, बिल्कुल। और जो बाहर खड़ा है उसे भी ये एहसास होना चाहिए कि अंदर वाला जो है वो पैसे निकाल रहा है। जी हाँ हाँ जी। कई बंदे हमें बुआ खोल के पाजी कि नहीं दे रहे और ओए ओ भाई वो केड़ा सूट सीन दे है पूछन दे और किन्नी दे हाँ जी। उन्हें पैसे काट के वापस आ जाएगा। मत दरवाजा खोलो उस वक्त। जो अंदर वाला है उसको भी चाहिए कि फौरी तौर पे अपना काम करे और जल्दी से बाहर निकले। हाँ बिल्कुल। जी। एहसास जिम्मेदारी जो है ना जी, वो पैदा होना चाहिए दिलों में। बिल्कुल। एहसास जिम्मेदारी, हर शख्स जो जहां है उसकी उस वक्त जिम्मेदारी क्या है। हाँ जी सर, बिल्कुल। ये भी नहीं सोचते कि अंदर कोई फीमेल है, दरवाजा खोल के पूछते हैं आपका कार्ड तो नहीं फंस गया, आपको किसी हेल्प की जरूरत तो नहीं है, बेबी पैसे निकलवाने गई है, आ जाएगी। नहीं, अब अगर तुम्हें कोई पूछे ना आपका कार्ड तो नहीं फंस गया, तो उनके जरा दरवाजे च उंगली रख, मैं तेरी उंगली फंसाऊंगा। इसी वजह से अजीजी मैं बैंक में पैसा नहीं जमा कराता। गुड गुड। मेरे पास टाइम ही नहीं होता। मेरे पास जितना भी कैश हो ना मैं जराबों में डाल लेता हूँ। इससे अच्छा बैंक की कोई नहीं। आज आपने काले रंग का बैंक पहना हो, ब्राउन है ब्राउन। ये कल ही अभी मैंने 2 जोड़े गर्म बैंक के लिए हैं। अरे वाह माशाल्लाह, वोली बैंक लगता है, वोली बैंक। ये नए लिए, पीछे से कोई आपके बैंक को टुक गया है। भाई सदा बैंक के एक जैसे नहीं रहते। और अगर आपने जुराबें ना पहनी हो गौरी साहब, फिर आप क्या करते हैं? फिर ज़ाहिर है शलवार कमीज पहनी होती है, फिर सलवार का नेफा मेरा बैंक होता है। गौरी साहब, इससे महफूज तो कोई और बैंक हो ही नहीं सकता। ओ यस। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, इल्म किताबों से और अक्ल तजुर्बे से आती है। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।